Assalamualaikum dear viewers. Welcome to our YouTube channel. Online classes and ETA tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. Assalamualaikum dear students. Welcome to online classes and ETA tricks. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। स्टूडेंट्स, इन प्रॉपर्टीज पे आने से पहले मैं लास्ट लेक्चर का थोड़ा रिव्यू देना चाहूँगा। हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया था और एक नेगेटिव चार्ज लिया था। ये एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पे मैंने एक नेगेटिव चार्ज लिया था माइनस क्यू, और इनके दरमियान एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ था, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ क्यू नॉट से। इस पॉइंट पे रख ले या इस पॉइंट पे रख ले, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, ये चार्ज जो है ये इसको रिपेल करेगा क्योंकि दोनों जो है सेम चार्जेस है, और ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये अपोजिट चार्जेस है। इसी तरह इस डायरेक्शन में भी अगर ये चार्ज पड़ा हो तो लाइन इस डायरेक्शन में होंगे, इसी तरह लाइन इस डायरेक्शन में होंगे, इसी तरह लाइंस इस डायरेक्शन में होंगे। अगर चार्ज यहाँ पे पड़ा हो ये टेस्ट चार्ज, तो इसको भी रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा, और यहाँ पे अगर पड़ा हो तो वो भी रिपेल होगा इस डायरेक्शन में। इसी तरह अगर मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रख लूं तो नेगेटिव जो चार्ज है इसको अट्रैक्ट करेगा, डायरेक्शन इस तरह होगी, इस तरह होगी, और यहाँ पे डायरेक्शन इस तरह होगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये हमने पढ़ा था। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ से हम देख लेते हैं कि द पॉजिटिव चार्जेस ओरिजिनेट फ्रॉम the electric lines of force originate from positive charge and terminate on negative charge. पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलते हैं और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होते हैं, ये इस तरह। तो we can say that positive charge is a source for electric lines of force while negative charge is a receptor for electric lines of force. इन पॉइंट्स को नोट करें क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईटा एमसीक्यूज के लिए। इस लेक्चर के बाद मैं ईटा के एमसीक्यूज जो लास्ट ईयर या इससे पहले जो ईयर्स के पेपर हुए हैं उनसे वो एमसीक्यूज उठा के जो इन प्रॉपर्टीज पे है वो सॉल्व करूंगा इस लेक्चर के बाद, वो भी आप देख लें। तो ये तो पहली प्रॉपर्टी होगी कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव से और टर्मिनेट होते हैं नेगेटिव चार्ज। अब सपोज करें यहाँ पे मैंने ओनली पॉजिटिव चार्ज ले लिया, तो मैंने कहा कि यहाँ पे ये ओरिजिनेट होते हैं इस तरह। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है कहाँ तक जाएंगे? तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है ये इंफिनिटी तक जाती है। ये इंफिनिटी तक जाती है। लेकिन एक सवाल फिर अराइज हो सकता है कि जनाब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ये इंफिनिटी तक जाती है तो फिर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे ये जब फासिला ज्यादा हो जाए फिर इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों या फोर्स ऑफ रिपल्शन क्यों नहीं लगती? तो इसका आंसर ये है कि जब यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती है तो इसकी डेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। यहाँ पे एक दूसरे के करीब है ये लाइंस, अगर यहाँ देखें तो बहुत दूर हो गए, यहाँ देखें तो और दूर हो गए, तो जब आगे जाते तो बहुत ज्यादा दूर होते जाते हैं एक दूसरे से। तो इस वजह से इनका जो इफेक्ट है वो निग्लिजिबल हो जाता है। इन लाइंस का जो इफेक्ट है फोर्स का वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने दूसरी जो प्रॉपर्टी लिखी है कि दीज लाइंस डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। ये लाइंस जो है ये टर्मिनेट नहीं होती,
बल्कि इंफिनिटी तक जाती है। यहाँ पे आप साथ में लिख ले कि बट टेंस टू इंफिनिटी, इंफिनिटी तक जाती है। तो ये तो हमारे पास हो गया दूसरा प्रॉपर्टी। अब ये लाइंस जो है आपने क्लास 10th में सोलेनॉइड पढ़ा था। सोलेनॉइड इस तरह था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, चैप्टर नंबर 5 आई थिंक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर में था। तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक लाइंस आपको मैग्नेटिक लाइंस आपको थे वो यहाँ से एमिट होते थे, यहाँ एंटर होते थे, और इनसाइड भी इस तरह एक क्लोज लूप बनाता था। इस डायरेक्शन में होते थे और ये यहाँ इस डायरेक्शन में होते थे, एक क्लोज लूप बनता था। यहाँ पे जो है इस तरह नहीं है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से निकल गई नेगेटिव तक आ गया और फिर नेगेटिव से पॉजिटिव तक, यहाँ पे क्लोज लूप नहीं बनता। वहां पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो क्लोज लूप बना सकता है, लेकिन यहाँ पे there is no closed loop made by the electric lines of force, so these lines do not form a closed loop। ये हमारे पास हो गए तीन प्रॉपर्टीज। अब डियर स्टूडेंट्स चौथा जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पे मैंने आपको एक चार्ज दे दिया पर्सन ए को, पॉजिटिव चार्ज, पर्सन बी को भी पॉजिटिव चार्ज दे दिया और कहा कि इसके इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रा करें। तो हो सकता है पर्सन ए जो है इससे 6 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकाले, हो सकता है पर्सन बी जो है इससे 5 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकाले। You cannot decide that these are wrong and these are correct, or these are correct and these are wrong. Both are right. But ये जो है ये पर्सन पे डिपेंड करते हैं। ये पर्सन ने कितने ड्रा करने हैं, बस सही है। इसने 6 ड्रा किए, सही है। इसने 5 ड्रा किए, सही है। तो इसलिए मैंने चौथा जो प्रॉपर्टी है वो लिखा है कि चौथा प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, चौथी प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब ये कि ये पर्सन पे डिपेंड करता है, उसकी मर्जी वो 6 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकाले, 10 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकाले, 50 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकाले, ये उसकी मर्जी है। while its density is objective, जबकि इसकी डेंसिटी जो है वो ऑब्जेक्टिव है। इसका क्या मतलब है कि पर्सन की मर्जी नहीं है कि वो डिसाइड करे कि यहाँ पे डेंसिटी कम है, ज्यादा है, यहाँ पे कम है। डेंसिटी जो है वो ऑब्जेक्टिव है। आप करीब आएंगे तो डेंसिटी जो होगी वो ज्यादा होगी। लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे के करीब होंगे, जब करीब होंगे तो डेंसिटी ज्यादा होगी। इसी तरह यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होंगी, जब दूर जाएंगे तो ये एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइंस का जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो ऑब्जेक्टिव है। इसका मतलब क्या है कि हर हाल में, इस केस में या इस केस में, आप करीब आएंगे चार्ज के तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, आप दूर जाएंगे तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, दोनों केसेस में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंक्रीज होगा तो उतना ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंक्रीज होगी। किस तरह, यहाँ पे मैंने 4 कूलम चार्ज लिखा है, 4 + 4 क्यू, 4 कूलम चार्ज, 4 माइक्रो कूलम चार्ज इसको कहते हैं। यहाँ पे लिख लिया 2 माइक्रो कूलम चार्ज प्लस क्यू। अब अगर आप यहां से 10 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो वहां पे चार्ज की मैग्नीट्यूड जो थी वो है 4 माइक्रोकूलम, यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम है। तो यहाँ से आपने 5 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकालने हैं, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ये था हमारे पास 5 प्रॉपर्टी। अब चैप्टर जो
हमारे पास प्रॉपर्टी है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एट दैट पॉइंट। यहाँ पे अगर मैं प्लस चार्ज क्यू लूँ या पे नेगेटिव चार्ज क्यू लूँ तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह एमिट होंगे, इस तरह होंगे। बस ये दो लाइन मैंने ड्रा कर दी ताकि कंफ्यूजन क्रिएट हो। अब इस पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करना चाहे इस चार्ज की वजह से तो वो इस डायरेक्शन में होगा। इस पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करना चाहे तो वो इस डायरेक्शन में होगा। टेंजेंट का मतलब क्या है? जो एक सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे उस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट। दिस लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ए। तो इस पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को टेंजेंट होंगी एट अ पॉइंट। जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की बिल्कुल टेंजेंट होगी। ये तो अब आखिरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। ये लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह जा रही है, इस तरह जा रही है, इस तरह जा रही है, इस तरह जा रही है। This one cannot intersect this. This one cannot intersect this one. This one cannot intersect this one. So electric field lines can never intersect each other. अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो लास्ट ईटा के टेस्ट्स में आए हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईटा टेस्ट में आ चुके हैं। 2016 वाला, 2017 वाला, 2019 वाला एक क्वेश्चन है। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जो प्रॉपर्टीज हमने आज पढ़े हैं उन प्रॉपर्टीज के बेस पे ज्यादातर क्वेश्चन ये है पहला कि द रेशियो ऑफ चार्ज Q1 टू Q2। रेशियो का क्या मतलब है कि Q1 डिवाइड बाय Q2 को फाइंड करना है। द रेशियो ऑफ चार्ज Q1 टू Q2 इज गिवन इन गिवन फिगर इज डैश। इस फिगर में Q1 डिवाइड बाय Q2 क्या आएगा? आपको मालूम है कि ये Q1 है, ये Q2 है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो इमिट हो रही है, इमिट हो रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब चार्ज इंक्रीज होगा उससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा निकलेंगे। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज इंक्रीज ज्यादा है? यहाँ पे ये चार्ज ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से 8 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकले हैं और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो निकले हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये चार्ज जो है इस चार्ज का डबल है। अगर हम इसको 8 कूलम ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 कूलम। तो Q1 डिवाइड बाय Q2 क्या आ जाएगा? 8 कूलम डिवाइड बाय Q2 -4 है, -4 कूलम। तो आ जाएगा 8 डिवाइड बाय 4 2 आ जाएगा और माइनस साइन है तो -2 अगर है तो वो सही ऑप्शन है। ये था पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज ऑन इट्स ओन लोकेशन इज। ये एक चार्ज है Q, इसकी अपनी लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0 होगी, मिनिमम होगी, मैक्सिमम होगी या अनडिफाइंड होगी? अगर आप देख लें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला था वो था KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर। यहाँ पे मैं पॉइंट ए लेता हूँ, यहाँ पे पॉइंट बी लेता हूँ, यहाँ पे पॉइंट सी लेता हूँ। जितना हमारे पास डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कम होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कम होगा। इसका क्या मतलब है? जब हम चार्ज के करीब जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप कहेंगे कि मैक्सिमम होगा। नहीं, क्योंकि अपनी पोजीशन पे ये पड़ा हुआ है, अपनी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहाँ पे जो डिस्टेंस आ जाएगी वो 0 आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ डिवाइड बाय 0, KQ डिवाइड बाय 0 which is undefined. So the answer is undefined here. अब अगर
डिस्टेंस इतना है कि चार्ज के बिल्कुल ज्यादा करीब है तो फिर मैक्सिमम आ सकता है, लेकिन चार्ज की लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अनडिफाइंड है। आप इसको नोट कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट यू कंक्लूड अबाउट द चार्जेस। चार्जेस के बारे में आपकी राय क्या है? कौन सी चार्जेस के बारे में? इन चार्जेस के बारे में। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन द गिवन फिगर आर सिमेट्रिक, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इस फिगर में गिवन है वो सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक का क्या मतलब है कि ऊपर जिस तरह हो नीचे भी उसी तरह हो। तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस गिवन है नीचे भी उस तरह ही ड्रा कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि एरो इस तरफ है, इलेक्ट्रिक लाइंस अपोजिट इससे निकलते हैं, ये नेगेटिव चार्ज है। लेकिन यहाँ पे आंसर में इन्होंने मॉडुलस लगाया हुआ है तो नेगेटिव का कोई इशू नहीं है यहाँ पे। तो अब देखते हैं कि चार्ज कौन सा बड़ा है या इक्वल है। ये ऑप्शन है कि Q1 is equal to Q2, Q1 is greater than Q2, Q1 is less than Q2, all are possible। तमाम जो है वो मुमकिन हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज्यादा कम है, इलेक्ट्रिक लाइंस अपोज एक दूसरे से बहुत दूर है, तो इसका क्या मतलब है कि इसका फोर्स कम है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस अपोज एक दूसरे के करीब है, एक दूसरे के करीब है, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है। जब डेंसिटी ज्यादा हो तो ये चार्ज ज्यादा होगा। Q2 is greater than Q1, Q2 हमारे पास ग्रेटर है, Q1 जो है वो छोटा है, तो ये ऑप्शन जो है ये सही है। अब अगर यहाँ पे मॉडुलस नहीं हो तो फिर ये तो माइनस चार्ज है, ये कम होगा, लेकिन इन्होंने मॉडुलस लगाया हुआ है तो मॉडुलस के साथ माइनस प्लस हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज, कंडक्टर के अंदर, ये कंडक्टर है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, इसमें फ्लूरोरेफ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होते। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 5वां क्वेश्चन है, ये भी लास्ट ईटा टेस्ट में आया था। क्वेश्चन में क्या है कि टू अपोजिट चार्जेस ईच 1 माइक्रोकूलम, दो चार्जेस है अपोजिट है 1 माइक्रोकूलम, अगर एक 1 माइक्रोकूलम है तो दूसरा -1 माइक्रोकूलम है, इसका मतलब ये दोनों अपोजिट चार्ज है। आर प्लेस्ड इट टू कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के दो कॉर्नर्स पर ये पड़े हुए हैं। यहाँ पे Q1 पड़ा हुआ है 1 माइक्रोकूलम, यहाँ पे Q2 पड़ा हुआ है -1 माइक्रोकूलम, क्योंकि दोनों जो है वो अपोजिट चार्ज्ड है। यहाँ पे क्या फाइंड करना है? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट थर्ड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर यहाँ पे C है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। लेकिन यहाँ पे आपको ये गिवन है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या मतलब है कि ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आउटवर्ड होता है, इस तरह होता है, तो ये इस चार्ज को इस डायरेक्शन में पुश करेगा और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा E1, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ही आ जाएगा। इस चार्ज की वजह से ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इनवर्ड होता है, तो ये इस डायरेक्शन में होगा जो होगा E2। तो यहाँ पे पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फाइंड करेंगे, लेकिन कैसे? पहले E1 को फाइंड करेंगे फिर E2 को फाइंड करेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी वजह से भी है और इसकी वजह से भी है, दोनों को फाइंड करेंगे फिर दोनों को सॉल्व करके हम पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो मालूम कर लेंगे। तो चलते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। सॉल्यूशन क्या है? इस चार्ज की वजह से मैंने E1 कहा है, E1 किस चीज के बराबर है? KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर। KQ के हमारे पास है 9 × 10⁻⁹, Q हमारे पास क्या है? Q जो है वही चार्ज है 1 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 कूलम, 1 माइक्रो 10⁻⁻6 के बराबर, डिवाइड बाय R स्क्वायर। R हमारे पास क्या है? ये डिस्टेंस है,
ये डिस्टेंस है, सारे इक्वल है, 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर 1 mm स्क्वायर, मिली की जगह मैं लिखता हूँ 10⁻³ तो आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 डिवाइड बाय ये आ जाएगा 10⁻³ और स्क्वायर 10⁻⁻6 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। 10⁻⁻6 10⁻⁻6 कैंसिल हो जाएगा, E1 आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹। इसी तरह E2 भी आ जाएगा, क्योंकि सेम चार्ज है 1 माइक्रोकूलम है, उसकी वजह से तो हमने डायरेक्शन दिया हुआ है, तो आपने 1 माइक्रोकूलम लगाना है, -1 माइक्रोकूलम नहीं लगाना, क्योंकि हमने डायरेक्शन यहाँ पे इशू किया हुआ है। इससे भी 9 इंटू 10⁻9 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि वो भी 1 कूलम चार्ज है और डिस्टेंस भी वही 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर डिस्टेंस इससे भी है, इससे भी है। स्टूडेंट्स ये तो आ गया, E1 ये है, E2 ये है। अब ये हमारे पास वेक्टर है, वेक्टर अगर 2 आ जाए तो हमें हमारे पास, हमने क्लास 11th में एक फार्मूला पढ़ा था कि टोटल फोर्स होता है F1 स्क्वायर, पहला फोर्स है उसका स्क्वायर, दूसरी का स्क्वायर 2F1 F2 cos ऑफ थीटा। ये हमारे पास फार्मूला है। आप यहाँ पे इसको पुट करें, F1 हमारे पास आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स है असल में, तो E1 हमारे पास ये आ गया, यहाँ पे पुट करें। E2 हमारे पास ये आ गया, यहाँ पे पुट करें, स्क्वायर ले लें, इसको सॉल्व कर लें। 2 मल्टीप्लाई बाय F1 ये, 2 मल्टीप्लाई बाय E1 तरह F2 ये आ जाएगा। cos थीटा, यहाँ पे दोनों के दरमियान एंगल क्या है? एक लाइन में हमारे पास होते हैं 180 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री होते हैं, तो इस लाइन में हमारे पास 180 डिग्री होंगे, ये 60 डिग्री है, तो इन दोनों के दरमियान एंगल क्या हो जाएगा? 120 120। तो यहाँ पे आपने 120 लगाना है, आपने इसको सॉल्व करना है, और जो आंसर आ जाएगा ये आंसर होगा ऑप्शंस में जरूर। जो ऑप्शन पे हैं नहीं लिखे हुए, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इसके ऑप्शंस क्या है, लेकिन क्वेश्चन याद था, तो आप ये ज़रूर 2-3 बार ट्राई कर लें इस पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये, आइंदा जो टेस्ट है उसमें भी आ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।